साथियों, कुछ दिनों पहले दिल्ली के मुंडका इलाके के अंदर एक गैर कानूनी ढंग से चल रही अनऑथराइज्ड बिल्डिंग के अंदर आग लगी और उसके अंदर अब तक करीब 28 लोगों की जान जा चुकी। और आप समझ सकते हैं कि लोगों के शरीर इस कदर उसके अंदर जल गए थे कि शरीर की पहचान के लिए भी डीएनए टेस्ट कराए गए। इस बुरी तरीके से लोगों की बॉडीज उस आग के अंदर जली हैं और 3 दिन से भाजपा के नेता शोर मचा रहे हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर जो आग लगी उसके जिम्मेदार कौन है और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इसको दिल्ली सरकार के ऊपर भी डाला जाए। और दिल्ली सरकार ने इसके अंदर एसडीएम की जांच के आदेश दिए थे। मुझे दुख है कि कुछ अखबार और टीवी चैनल्स को भी भाजपा के लोग गुमराह करने में कामयाब रहे और उनमें भी कहा गया कि देखिए, एक दोषारोपण चल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है, दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में ब्लेम गेम चल रहा है। मैं बहुत फैक्चुअल बात यहां पे रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि दिल्ली भाजपा भी फैक्ट्स के आधार पर बात करे और आप पत्रकार भी फैक्ट्स के बारे में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष से पूछें, क्योंकि वो खुद एक पार्षद हैं, खुद एक वो काउंसलर हैं। जिस बिल्डिंग के अंदर आग लगी वो बिल्डिंग करीब 500 गज की एक्सटेंडेड लालडोरे की जमीन है, मेन रोड पर है। तो ऐसा भी नहीं है कहीं पे दब के छुपा के वो बिल्डिंग बन रही थी, किसी को पता नहीं चला। बाकायदा मेन रोड पर इतनी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बनी। क्या ये संभव है कि एमसीडी के अधिकारियों को, एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट को इसकी कोई खबर ना लगी हो? जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बिल्डिंग, अनऑथराइज्ड इर्रेगुलर बिल्डिंग बनी, इसका मतलब मोटे तौर पर दिल्ली नगर निगम के अंदर रिश्वत खाई गई। दूसरी बात, 2015 के चुनाव में दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव था। आप लोग इस बात को पता कर लीजिए और मैं आदेश गुप्ता से पूछ रहा हूं, आदेश गुप्ता इस बात को झुठला दें। 2015 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मुंडका से भाजपा के प्रत्याशी कौन थे? आजाद सिंह। आजाद सिंह कौन है? दिल्ली के भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लेट साहिब सिंह वर्मा हैं, उनके छोटे भाई हैं आजाद सिंह। दिल्ली भाजपा के सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा, जिनकी इकलौती क्वालिफिकेशन यह है कि उनके नाम के पीछे, परवेज के पीछे साहिब सिंह वर्मा लगा रखा है, इसलिए उनकी पहचान है इस पूरे दिल्ली के अंदर, वरना उनकी अपनी कोई पहचान नहीं। तो उनके वो चाचा हैं। परवेज वर्मा के चाचा आजाद सिंह ने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा 2015 में, तो चुनाव कार्यालय उसी बिल्डिंग में था जिसमें आग लगी और जिसमें 28 लोग मरे। और हमने आपको फोटो दिखाई कि उस बिल्डिंग के मालिक परवेज वर्मा के चाचा और भाजपा के उम्मीदवार के साथ गाड़ी में घूम रहे हैं। तब उन्होंने बोला चुनाव में तो कोई भी गाड़ी में आ सकता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि चुनाव के दौरान कोई अनजान आदमी प्रत्याशी की गाड़ी में बैठ जाए, आगे की सीट पे ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा हो और प्रत्याशी उसकी गाड़ी में बैठ जाए। ऐसा नहीं होता। मगर यह तो बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी अनजान आदमी के घर आपने अपनी
विधानसभा चुनाव का बड़ा ऑफिस, जो मेन ऑफिस है, वो वहां पे आपने बनाया। और वो सारे के सारे सबूत जो है वो दर्ज हैं एक एक पॉलिटिकल आदमी मुंडका का, चाहे वो आम आदमी पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे वो भाजपा में हो, जानता है आजाद सिंह का चुनावी कार्यालय मुंडका की उसी बिल्डिंग में था। ये आप जाके पता कर लीजिए। 2016 में उस बिल्डिंग को एमसीडी ने एनओसी दिया, ये कल भी हमने आपको दिखाया। और ये किसी छोटे मोटे अधिकारी के बारे में नहीं है, ये बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर ने, नरेला जोन के असिस्टेंट कमिश्नर ने इसकी जो है एनओसी दी है। ये एनओसी है। अब इसके अंदर एक बात आदर्श गुप्ता ने कही, हालांकि वो काउंसलर है, काउंसलर को तो एक एक छज्जा पता होता है अपने इलाके का। उन्होंने कहा कि इसके अंदर वाइन शॉप थी। वाइन शॉप थी तो वाइन शॉप एक्साइज डिपार्टमेंट लाइसेंस कैसे देता है, सवाल आना चाहिए। एक्साइज डिपार्टमेंट जब वाइन शॉप का लाइसेंस देता है तो बिल्डिंग ऑथराइज है या नहीं है, बिल्डिंग कमर्शियल है या नहीं है, कमर्शियल रोड पे है नहीं है, वो एमसीडी से ही पूछता है। एमसीडी से आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है जिसमें यह कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है। एक्साइज को वरना कैसे पता चलेगा? एक्साइज के पास कोई ना है। किस बिल्डिंग का नक्शा है, किसका पास हुआ है, किसका नहीं हुआ, ये एक्साइज डिपार्टमेंट को नहीं पता होता, ये तो एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट को पता होता है और वो इसका सर्टिफिकेशन देते हैं। तो वो सर्टिफिकेशन ये रहा एमसीडी का, जो इन्होंने 2016 में झूठा सर्टिफिकेट इनके असिस्टेंट कमिश्नर, एमसीडी के असिस्टेंट कमिश्नर के साइन द्वारा ये बना हुआ है सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट क्या कहता है? ये सारी चीजें बढ़िया ही बढ़िया कहता है। इन रेफरेंस टू द एप्लीकेशन सो एंड सो असिस्टेंट कमिश्नर नरेला जोन ऑन सब्जेक्ट साइटेड अबव इन दिस रिगार्ड इट इज स्टेटेड दैट बिल्डिंग दैट स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ श्री मनीष लाकड़ा son of Baljit Singh, property number so and so, Rohtak Road, is on commercial road and can be used for commercial activities in the above address subject to fulfilling the condition and requirement of MPD। तो इन्होंने लिख दिया कि बिल्डिंग हर तरीके से अप्रूव्ड है, ऑथराइज्ड है और कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जिस बिल्डिंग का नक्शा नहीं है, जिस बिल्डिंग के अंदर कोई सैंक्शन प्लान नहीं है, वो बिल्डिंग आपने कमर्शियल कैसे ऑथराइज कर दी? तो पैसे खा के करी। पहले पैसे खा के ये बिल्डिंग बनवाई, फिर पैसे खा के इसका एनओसी दिया और फिर पैसे खा के इसके अंदर फैक्ट्री चलने दी। अब ये साबित कैसे हुआ? वो ऐसे साबित हुआ, 2016 में एमसीडी ने इसका एनओसी दिया और एक साल बाद इस एनओसी को खुद ही कैंसिल भी कर दिया जब शिकायत हुई। इसका मतलब एमसीडी के संज्ञान में ये चीज थी, एमसीडी के डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर के संज्ञान में थी कि ऐसी एक बिल्डिंग है जो कि अनऑथराइज्ड है, जिसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है और चलनी नहीं चाहिए। ये इनके संज्ञान में था, तभी तो एनओसी दिया और एनओसी कैंसिल किया। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी ने 2019 में इस बिल्डिंग को सील किया। यह भी साक्ष्य हैं। तो एक बार आपने उसका कैंसिल किया, 2019 में जिस बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने सील कर दिया, उसमें यह फैक्ट्री कैसे चल रही थी? एमसीडी को जवाब देना चाहिए। अब एमसीडी बात घुमा रही थी, आदेश गुप्ता बात घुमा रहे थे। आदेश गुप्ता क्यों घुमा रहे थे इस बात को? क्या आदेश गुप्ता को भी पैसे मिलते हैं? आदेश गुप्ता भी रिश्वत खाते हैं? क्योंकि आदेश गुप्ता की चलती तो पूरी है एमसीडी में। आदेश गुप्ता पत्र लिखते हैं तीनों मेयरों को, कल से बुलडोजर चलेगा, तो कल से बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। इससे पहले मनोज तिवारी जो मेयर को कहते थे वो होना शुरू हो जाता था। उससे पहले सतीश उपाध्याय ये काम करते थे। तो ये बिल्डिंग जब से बननी शुरू हुई और 2022 तक दिल्ली भाजपा के 3 अध्यक्ष रहे, सतीश उपाध्याय, मनोज तिवारी और तीसरे आदेश गुप्ता।
और जब जब हमने दिल्ली के अंदर एमसीडी की रिश्वतखोरी की बात की, बिल्डिंग डिपार्टमेंट पैसे लेके बिल्डिंग बनाता है इसकी बात की, जो पैसा दे देता है उसकी बिल्डिंग तोड़ने के बाद भी बनने देते हैं, जिससे पैसा नहीं मिलता उसकी बिल्डिंग तोड़ते हैं, जब जब हमने बात की, सतीश उपाध्याय ने इनको बचाया, मनोज तिवारी इनके संरक्षण के लिए आए, आदेश गुप्ता इनका आज तक बचाव कर रहे हैं। क्यों बचाव कर रहे हैं आदेश गुप्ता? इस बिल्डिंग के अंदर अगर एमसीडी के अधिकारियों ने पैसे खाए, लाखों पैसे खाए, इनके भाजपा के कार्यकर्ता की बिल्डिंग थी, इनका प्रत्याशी यहां पे चुनाव कार्यालय खोलता था, इसके अंदर 28 लोगों की मृत्यु हो गई और आदेश गुप्ता इनका संरक्षण कर रहे हैं, आदेश गुप्ता इनका बचाव कर रहे हैं। इसका मतलब यह है सतीश उपाध्याय, मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता, तीनों लोग जो इन जैसे चोरों को बचाते रहे, ये लोग इसके अंदर बराबर के शरीक हैं। इन तीनों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा इन तीनों लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए, आदेश गुप्ता, मनोज तिवारी, सतीश उपाध्याय, क्योंकि ये लोग हैं जिनके संरक्षण के अंदर दिल्ली एमसीडी के अंदर खूब भ्रष्टाचार हो रहा है, खूब लूट हो रही है। और पुलिस को इस चीज की भी जांच करनी चाहिए कि ये जो लूट का पैसा है ये इनके पास जाता है या ये ऊपर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के अंदर इस लूट के पैसे को बांटते हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। और आज अंततः जब एसडीएम की इंक्वायरी हो रही है और 3 दिन से आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो बीजेपी को यह बात माननी पड़ी है कि इसके अंदर गलती सिर्फ और सिर्फ दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की थी। अब एमसीडी ने नॉर्थ एमसीडी के अंदर 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है और एक एसओ है, एक हाउस टैक्स इंस्पेक्टर है, इनको सस्पेंड किया गया। और क्यों किया गया आप सोचिए। लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि एरिया में कहीं पे भी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो वो वहां पे देखेगा कि ये ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है, ये लाइसेंस्ड है या बिना लाइसेंस के है। अगर बिना लाइसेंस है तो उसकी सीलिंग की कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी उसको। ये एलआई का काम होता है, उसका काम ही है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर का क्या काम है? उसको देखना है मेरे एरिया में कहीं पे भी अनऑथराइज्ड फैक्ट्री तो नहीं चल रही। अगर अनऑथराइज्ड फैक्ट्री चल रही है तो उसको उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने भी कार्रवाई नहीं की। तीसरा है हाउस टैक्स। हाउस टैक्स इंस्पेक्टर की अधिकारियों की जिम्मेदारी है देखना ये बिल्डिंग अगर इतने सालों से रेजिडेंशियल का हाउस टैक्स भर रही है, ये प्रॉपर्टी टैक्स जो जमा कर रहे हैं रेजिडेंशियल की कैटेगरी में जमा कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी कैसे चल रही है? तो टैक्स की भी चोरी हो रही है, पूरा अनऑथराइज्ड काम भी चल रहा है। इसलिए 3 छोटे अधिकारियों को, ये सबसे निचले स्तर पे अधिकारी होते हैं इंस्पेक्टर, इनको सस्पेंड कर दिया। बेचारों की इनकी गर्दन नाप दी। और जो बड़े बड़े भाजपा के मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, लीडर ऑफ हाउस हैं, उनको इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। आदेश गुप्ता को छोड़ दिया जो 3 दिनों से इन लोगों की वकालत कर रहे थे। आदेश गुप्ता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन 3 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। हमारी मांग है भाजपा के दिल्ली के तीनों अध्यक्षों के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। इन 3 अधिकारियों की सस्पेंशन से यह बात साबित हुई कि इन 28 लोगों की मौत के जिम्मेदार दिल्ली भाजपा के 3 लोग हैं, आदेश गुप्ता, मनोज तिवारी और सतीश उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप किससे मांग कर रहे हैं? क्या दिल्ली पुलिस से कह रहे हैं? दिल्ली पुलिस से और केंद्र सरकार से, क्योंकि अब एमसीडी जो है सीधा सीधा केंद्र सरकार के अधीन आ गई है, तो सीधा हम प्रधानमंत्री कार्यालय से और गृह मंत्री से मांग करते हैं कि इन तीनों के ऊपर हत्या का मुकदमा जो है दाखिल होना चाहिए। और कुछ आपके पास इतने कागज हैं तो आप कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते? आपको लगता है कि एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है तो सरकार को या फिर पार्टी को कोर्ट का रुख करना चाहिए? ऐसा है कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं इनका क्या काम है? कोर्ट
कई पत्रकारों को ऐसा लगता है जैसे कोर्ट के अंदर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बैठी है। कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। कोर्ट भी अंततः इन्हीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से काम कराएगा। और ये काम क्यों नहीं करेंगे? हम क्यों कोर्ट जाएं हर चीज के लिए? क्यों हम वकील की तनख्वाह दें? हमें आप बताओ कहां से हम वकील लेके आए? दूसरा कि क्या आप फिर एजेंसी को शिकायत करेंगे? उन्हें शिकायत मिलेगी तभी तो कार्रवाई होगी। शिकायत तो, अरे ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए किसी शिकायत की जरूरत नहीं है, सिर्फ सूचना है। सूचना तो आप लोगों के माध्यम से मिल गई। आप दिन रात चला रहे हैं टीवी पर, उनको सूचना मिल गई, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। FIR लॉन्च है इसके अंदर। तो उनको तो बस इसके आगे जो है वो करनी है। आप लोग जो है, आप लोग दबाव बनाएंगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे कि वो इसके अंदर जो है जांच करे और इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करे। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है प्रजातंत्र की। कोर्ट्स को कोई इलेक्शन कोई ना लड़ने की, कोर्ट्स ये करें, कोर्ट्स वो करें, ना पुलिस को लड़ने, इन लोगों को इलेक्शन लड़ने, आदेश गुप्ता को इलेक्शन लड़ने और केंद्र सरकार के होम मिनिस्टर को इलेक्शन लड़ने। इनके ऊपर दबाव बने मीडिया के साथियों की तरफ से कि जो है ये जो है सच का साथ दें। और कोई सवाल? एक डीडीए की डिमोलिशन की कार्रवाई चली, अभी तक एमसीडी ये कार्रवाई करती थी, डीडीए भी अब आ गया सामने, कल यहाँ दिल्ली में चल रही है और आपके जो लोकल एमएलए हैं उनको डिटेन नहीं किया गया। देखिए, आज दिल्ली सरकार ने एमसीडी से पूरी लिस्ट मांगी है कि आप हमें लिस्ट दीजिए कि 1 अप्रैल से आप कहां कार्रवाई कर रहे हैं, किन प्रॉपर्टीज को आपने डिमोलिश किया, वो किन की प्रॉपर्टीज थी और किन कारणों से आप उनको डिमोलिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस लिस्ट से साफ हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ लूट के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए पूरी की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, डीडीए हो या एमसीडी हो। अब ये दोनों ही एजेंसी सीधा सीधा केंद्र सरकार के अधीन है, तो जो केंद्र सरकार में बैठी भाजपा चाहेगी वो ये लोग करेंगे। तो इनमें कोई फर्क नहीं है, सेम है दोनों। और हाँ, आज से आदेश गुप्ता जो है पार्षद से भूतपूर्व पार्षद हो गए हैं, ये तो फर्क आया है। मगर क्या है कि अनऑफिशियली अभी जो है इन्हीं के हिसाब से एमसीडी चलेगी, क्योंकि केंद्र के अंदर जो है एमसीडी है, तो ये लोग वहाँ पे जो है अभी भी लूटपाट जो है जारी रखेंगे। सर, ये हरियाणा से पानी आ गया, दिल्ली में क्या स्थिति है, थोड़ा अपडेट दीजिए। देखिए, अभी तक जो है दिल्ली में जितना पानी आना चाहिए उतना नहीं आया। अभी भी दिल्ली के अंदर करीब 130 क्यूसेक पानी की कमी है। इसका मतलब करीब करीब 65 MGD पानी, 65 मिलियन गैलन्स पानी प्रतिदिन जो है कम है, और जिससे दिल्ली का नॉर्दर्न एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, साउथ एरिया, सेंट्रल और NDMC का एरिया प्रभावित है। आपने कहा था कि फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करी हरियाणा सरकार की, कोई जवाब आया उधर से? देखिए, मुझे लग रहा है अधिकारियों से तो हमारी बात हो रही है, बट जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो जानबूझ के जो है इस तरीके की परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, पूरी सफाई। इसी से उनकी मंशा जाहिर होती है। आप पानी कम दे रहे हैं, यमुना के अंदर आप वीडियो बना लीजिए, यमुना पूरी सूखी हुई है, वीडियोस झूठ बोल रहे हैं, मंत्री झूठ बोल रहे हैं, पूरे दिल्ली झूठ बोल रहा है। अगर उनकी मंशा होती तो वो कहते कि चलिए हम दिखवाते हैं, अगर कुछ कमी है तो उसको पूरा करते हैं। वो तो सीधा बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो इससे मंशा ये साबित होती है कि वो जानबूझ के जो है दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए काम कर रहे हैं। तो सर, इसका मतलब तो इसी हो गया, आपसी खींचतान में जनता परेशान है। नहीं, मुझे लगता है कि मनोहर लाल खट्टर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर हरियाणा के भी लाखों लोग रहते हैं। लाखों लोग दिल्ली पुलिस के अंदर हरियाणा के हैं, लाखों DTC के एम्प्लॉयज़ हरियाणा के हैं। दिल्ली के अंदर एक बड़ी जनसंख्या जो है हरियाणा के लोगों की है, और अगर उन्हें मनोहर लाल खट्टर प्यासा रखेंगे तो वो लोग उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। और कोई सवाल? खट्टर ने ये भी कहा है कि पंजाब जो है उनको हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं दे रहा, आप लोगों ने रोक लगवा दी है वहाँ से हरियाणा के हिस्से का पानी। नहीं, खट्टर इस बारे में नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने पानी रोका है नहीं रोका है। खट्टर बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। या तो खट्टर ये बोले कि हम सच बोल रहे हैं, तब उनसे आगे की बात कर सकें हम, है ना। पहले खट्टर ये बात माने कि उन्होंने पानी रोका है। और कोई सवाल? टैंकर्स की व्यवस्था की गई है, और 1916 करके एक कॉल सेंटर है जिसके अंदर अगर लोग टैंकर्स के लिए
रिक्वेस्ट भेजेंगे तो टैंकर से जो है आपूर्ति करने की कोशिश है। गोविंदपुरी के कई इलाकों में मैंने बातचीत की है, उनका कहना है कि एक पाइपलाइन है जो बिछाई गई है, कुछ जगहों पर काट दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी समय से उनके पास पानी नहीं आ रहा है। हम जब जाते हैं जब में शिकायत करते हैं तो अगले दिन पानी आ जाता है, फिर उसके अगले दिन पानी नहीं आता। दिखवा लेंगे उसको।